Well, friends, very good morning, all of you. I am JB Malik before you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss 6 things to know about six things which are very helpful for us before taking any type of loan from any bank. वो 6 बातें कौन सी हैं? अगर हम उनका ध्यान रखेंगे और लोन लेने से पहले हम कुछ होमवर्क करेंगे, होमवर्क करके पहले से तैयारी करके हम अगर लोन लेते हैं तो अगर इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेविंग होगी और फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस एटसेट्रा और अदर चार्जेस के बारे में पता करेंगे तो हमें उसकी सेविंग होगी और हम अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक अच्छे कस्टमर, बैंक के अच्छे कस्टमर भी कहलाएंगे। कोई भी काम हमें लोन लेने के विषय में जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम को किसी किस्म की कोई बाद में पछतावा नहीं हो सकेगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट। कौन सी 6 बातें हैं जो हमें लोन लेने से पहले जान लेनी चाहिए? तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये सारा सब कुछ लिख भी दिया है ताकि आप इसकी एक्टोस्कोपी, जेरोस्कोपी ले करके आप इसको कभी भी देख सकते हैं और इसके विषय में विचार भी कर सकते हैं बिफोर टेकिंग लोन। सपोज आप हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या कार लोन लेते हैं तो उस सब पर आपको पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए वो इस वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गुड सिलेक्शन ऑफ ए बैंक। देखिए, मार्केट में 100 से ऊपर बैंक्स हैं जो आपको 24 आवर्स आपको बैंक फैसिलिटी देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपने कौन सा चूज करना है, सिलेक्शन कौन से बैंक का करना है, ये सबसे पहले सोचना है आपको। देखिए, मैंने लिखा है डू होमवर्क फॉर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस बैंक्स। विभिन्न बैंकों की आपको उनकी कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या देखेंगे? देखिए, आप इसको कैसे पता करें कि बैंक में कौन कौन से बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसकी प्रोसेसिंग फीस, किसका फेस्टिवल बोनंजा एप्लीकेबल है एट प्रेजेंट। तो उस सब को जानने के लिए आपको इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं और आपको कम से कम, देखिए, 8 to 10 बैंक्स में आपको कांटेक्ट करना है और जो मैं बताने जा रहा हूँ उस विषय में आपको जानकारी लेनी है। आपको फाइल सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने ये टर्म एंड कंडीशन, वेरियस बैंक्स का टर्म एंड कंडीशन के विषय में जानकारी लेनी है। मार्केट रिपोर्ट ऑफ वेरियस बैंक्स एंड देयर डीलिंग ऑफिसर। देखिए, बैंक, कोई भी बैंक बड़ा बैंक हो सकता है, अच्छा बैंक भी कहला सकता है, लेकिन हो सकता है नियर बाई कोई ब्रांच जिसमें कोई डीलिंग ऑफिसर जो लोन को डील करता है, हो सकता है वो उसकी डीलिंग ठीक नहीं हो, वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब पहले से जान लेना चाहिए। तो आपको 8 और 10 बैंक नहीं तो कम से कम 6-7 बैंक, 5-4 बैंक से तो आपको कोटेशन लेना चाहिए कि आप किन टर्म एंड कंडीशन पर किस विधि से कितना लोन दे पाएंगे। तो आपको एक फाइल बनानी है, मेक ए फाइल बना करके मेक ए फाइल रिलेटिंग टू इनकम प्रूफ, अपना इनकम प्रूफ, जिसमें इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एटसेट्रा। और भी जैसे कोई आप लोन लेने जा रहे हैं तो कॉपी ऑफ सेल डीड, हाउसिंग लोन के केस में आप दिखा सकते हैं और उनसे आप हर बैंक से आप पता कर सकते हैं कि इस पर मेरे को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने खर्चे पे और कितने टेन्योर का मुझे लोन मिल सकता है। तो टू नो अबाउट प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर चार्जेस, ये सारा पता कर लेना है। और फेस्टिवल बोनेंजा में क्या होता है? ये एक त्योहारों के ऊपर काफी बैंक कुछ छूट देते हैं, जैसे फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस एटसेट्रा में। तो ये उन बैंकों से पूछ लेना चाहिए कि फेस्टिवल बोनेंजा आपका लागू है या
कितने समय में आने वाला है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आपका फेस्टिवल बोनंजा आने वाला हो किसी बैंक और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि फेस्टिवल बोनंजा में सभी मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर एग्जेम्प्टेड। सो ये पहले से पता कर लेना चाहिए। फिर ये मैंने बताया है कि वो आपको बता पाएंगे कि कितना लोन और उसके क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी, और आपका जो ईएमआई है या टेन्योर है वो शॉर्ट या लॉन्ग होगा। और ये भी पता करें कि ये जो डीलिंग ऑफिसर है इसका लोन करने का सिस्टम टाइम कितना लगता है, कितना जनरली लिया जाता है, ये पता कर लें। क्योंकि देखिए एक से एक एक्सपर्ट बैंकर भी हैं जो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको वेल इन एडवांस दे पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सैंक्शन लेटर दे दिया और बाद में कहते हैं कि उसका म्यूटेशन लाइए, और वो म्यूटेशन लेके आ नहीं सकता, तो लोन ना पास हुआ ना फेल हुआ, बल्कि वो उलझ के रह जाता है और फिर कस्टमर सर्विस खराब हो जाती है और बैंक इमेज भी गिरती है। तो ये था सबसे पहले काम, गुड सिलेक्शन ऑफ एक बैंक, अच्छे बैंक का सिलेक्शन कीजिए लोन लेने से पहले। दूसरा, प्री रीपेमेंट चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बैंक समय से पहले रीपे करने पर चार्जेस ले लेते हैं, या उनकी कंडीशन है कि 6 महीने तो चलाना पड़ेगा या 1 साल तक की कंडीशन है। तो जहां पर ये चार्जेस हैं, और ये चार्जेस कितने हो सकते हैं, ये चार्जेस मैंने 2% to 6% तक ये चार्जेस ले लेते हैं अगर कोई, क्योंकि हर व्यक्ति कम से कम ब्याज देना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं इसको रीपे कर दूं, और रीपे करने पर वो चार्जेस लगा दें, तो लोन लेने का क्या फ़ायदा हो। तो ऐसे बैंकों को से लोन बिल्कुल ना लें जिनका प्री रीपेमेंट चार्जेज है, ये पहले से पता कर लें, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बैंक का ये नील है, नील चार्जेज। मोस्ट ऑफ बैंक्स चार्जेज नील, यहाँ से ही लोन लें। क्योंकि देखिए जैसे सपोज हाउसिंग लोन है और उसमें रीपेमेंट 30 ईयर्स तक है, अगर आप 30 ईयर्स तक, मैं अगले उसमें बताऊंगा, तो उस 30 ईयर्स तक अगर आप पे करते रहोगे तो 2.5 और 3 गुना तक जाएगा, क्योंकि ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल होता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो भी अगर कोई चार्जेस हैं इस किस्म के, ये चार्जेस कोई लेता है तो यहाँ से लोन नहीं लेना है, और जहाँ चार्जेस नील हैं यहीं से उसी बैंक से लोन लेना है। अब देखिए लोन कितना लेना है, अफोर्डेबल लोन, रिपेइंग कैपेसिटी के मद्देनजर ही लोन लेना है। आपने कभी भी देखिए रिपेइंग कैपेसिटी का 60% ऑफ नेट इनकम और सैलरी, तो इससे ज़्यादा लोन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है और आपको देखिए फैमिली को रन करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन है, उनकी मैरिज है, और कोई ऑल ऑफ ए सडन कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके मार्केट में नज़र आती है, तो उसमें भी आप हाथ नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए 60% से ऊपर लोन नहीं लेना चाहिए इनकम का। अगर आपकी 100 रुपये इनकम है तो 60 से ऊपर 40% आपकी लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि बैंक्स का क्या है, बैंक्स ने तो अपना बिजनेस ग्रो करना है। बैंक रेडी टू पे, बैंक्स आर रेडी टू प्रोवाइड लोन up to 80% to 85% और मोर। बैंक ने क्या है, वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो आपको 85 तक भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन आपने
60% से ज़्यादा अगर आप लोन अवेल करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्रंच में आ जाएगी और आपको टेंशन में आप हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग देखिए हर तरह की फैसिलिटी लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि एजेंसीज मार्केट में इतनी हैं कि ये आपको ये प्रलोभन देती हैं, दूसरी कुछ और देती हैं, तो आप उलझते चले जाते हैं। तो आपने मेन स्ट्रेस सिर्फ अपने हाउसिंग लोन पे या कार लोन या जो लोन बैंक से लिया उस पर ध्यान देना है, और नॉट मोर देन 60% ऑफ नेट मंथली इनकम और सैलरी। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, मेरा ये ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो कमेटी भी डालते हैं, कुछ और भी करते हैं, और वो चारों तरफ से ऐसे घिर जाते हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो कभी ऐसा काम ना करें। इसलिए अफोर्डेबल लोन, रिपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही लोन लें, ताकि आपका लोन बैड डेट्स ना हो। क्योंकि एक बार बैड डेट्स हो गया या एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला गया, तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस पॉइंट्स पे अफोर्डेबल लोन, रिपेइंग कैपेसिटी, इस पर ध्यान देना है। तो अगला देखिए, लोन का जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए। उसमें मैंने ना एक टेबल बनाई है जिसमें अमाउंट, इंटरेस्ट, टेन्योर, ईएमआई, टोटल पेमेंट, रिपेमेंट, सेविंग मैंने बताया है। 50 लाख का अगर आप लोन लेते हैं 10% सपोज, और 30 इयर्स का अगर आप टेन्योर रखते हैं तो ईएमआई आती है 45,500, और आपको टोटल रिपेमेंट अमाउंट करना पड़ता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1.37 करोड़, 1,37,00,000 आपको करना पड़ता है। देखिए जितना लेंथी टेन्योर होगा उतना ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए अब दूसरा, उसी 50 लाख को 10% से 20 इयर्स का अगर टेन्योर रखते हैं तो आपकी ईएमआई आती है 48,300। ईएमआई सिर्फ 3,000 के करीब इसमें फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें यहाँ आपका टोटल जाएगा 1,16,00,000, तो आपको 21 लाख की सेविंग हो जाती है। तो सिर्फ आपने यहाँ थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया और टेन्योर कम किया है। अब अगर 50 लाख 10% से 10 इयर्स का टेन्योर रखते हैं, 10 इयर्स के टेन्योर में आपको क्या देना पड़ता है, आइए देखिए। आपकी ईएमआई आएगी 66,100 और आपको टोटल पे करना है 80 लाख। तो यहाँ पर देखिए सेविंग ये माइनस ये 57 लाख की, लेकिन होता क्या है, आप ये किस्त अफोर्ड नहीं कर सकते और ये आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। तो क्या करें, ओप्ट इजी ईएमआई ये नहीं, लेंथी पीरियड की आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये अडॉप्ट करें, या 25 इयर्स की अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के चले कि मैंने ये ईएमआई रिपे करनी है। एक आध बार कम ज्यादा हो सकती है तो आप ये बचा सकते हैं। और ये अगर आपने अडॉप्ट की ईएमआई अगर ये आपने ली तो इसमें क्या होगा, ये बड़ी नहीं है और इससे आपका अकाउंट खराब नहीं होगा, एनपीए में नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसके हिसाब से चलना नहीं है। चलना इसके हिसाब से है, या जब भी जैसे कोई डीए का स्लैब आता है या कोई एरियर आता है तो आप इसमें पैसा डाल सकते हैं और इंटरेस्ट बचा सकते हैं। कोई भी लोन 10 या 15 साल से ऊपर चलाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये इस हिसाब से करना। ईएमआई ये नहीं है कि जो बैंक ने फिक्स कर दी वही ईएमआई, वो तो एक वे टू गो, एक रास्ता कहीं जाने का बताते हैं कि इस रास्ते से आप जा सकते हैं, ये मिनिमम होती है। मैक्सिमम आप जितना मर्जी जमा कर सकते हैं। वो मैंने पहले यहाँ बता दिया कि प्री रीपेमेंट चार्जेज नील होना चाहिए और मोस्ट ऑफ बैंक चार्जेज नील, लेकिन ये कुछ बैंक हैं वो पहले से आपने पता कर लिया है। तो ये इस हिसाब से इजी ईएमआई ऑप्ट कीजिए। तो अगला, एंश्योर टाइमली एंड रेगुलरली रीपेमेंट, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अकाउंट आपका देखिए अगर बैड डेट्स हो जाता है तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है
और आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है तो आपका मतलब स्कोर एक्सेट्रा पर आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो बी ए गुड कस्टमर ऑफ ए बैंक। क्योंकि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अकाउंट कभी खराब नहीं हुआ, अगर हुआ है तो, क्योंकि देयर आर फोर एजेंसी हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, आरबीआई के साथ ये रजिस्टर्ड हैं। इनमें हर इंफॉर्मेशन एक एक ट्रांजैक्शन की आपकी जाती है। जैसे एक सिबिल है, एक इक्विफैक्स है, एक एक्सपेरियन है और CRIF है। ये 4 एजेंसी हैं जो कि अमाउंट के हिसाब से आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है इनमें नोट होती रहती हैं। तो आप बैंक को धोखा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए अपना टैक्स रिकॉर्ड ओके रखिए। अब देखिए बोनस टिप्स में क्या है, ये लास्ट है। एक तो सैंक्शन लेटर जो है उसको देखिए, बैंक क्या करता है, सैंक्शन लेटर देता है सबसे पहले बिफोर डिसबर्समेंट, तो वो आपसे साइन कराता है। तो वहां पर उसको केयरफुली स्टडी कीजिए, उसको देखिए, और आपको कहीं डाउट है तो आप उस जो डीलिंग एंड है बैंक में उससे पूछ सकते हैं। तो ये बिफोर साइनिंग देयर ऑन, उस पर साइन करने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स और फ्लोटिंग, इनमें से एक को चूज करना होता है। तो फ्लोटिंग जो रेट है वो आज के तारीख में बेस्ट रेट है, फ्लोटिंग लीजिए। फिक्स फ्लोटिंग से हायर रहता है जनरली। फिर भी अगर आप कभी चाहें कि फ्लोटिंग से फिक्स में या फिक्स से फ्लोटिंग में कन्वर्जन कराना है तो आप 5 साल बाद ये करा सकते हैं। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉपिंग फॉर बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू टेक ओवर केस। देखिए आपने लोन ले चुके हैं, 1.5 साल EMI भी रिपे कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी मार्केट में सर्वे करना चाहिए और वहाँ पता करना चाहिए कि सर अगर मैं अपना लोन टेक ओवर कराऊँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बैंक टेक ओवर केस को लेना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर सिक्योरिटी हो चुकी होती है तो कोई रिस्क होता नहीं है। तो ये भी आप बार्गेनिंग करिए और फिर उसको अगर टेक ओवर केस में आपको फ़ायदा है और कोई एक्स्ट्रा टॉप या कोई और फैसिलिटी, जैसे हाउसिंग में कुछ बैंक ओडी हाउसिंग भी साथ दे देते हैं, तो ऐसी फैसिलिटी मिलने के चांसेस हैं, तो आप टेक ओवर केस की ओर जा सकते हैं। तो आपको ये मार्केटिंग करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक बैंक से लिया गया लोन उसी के साथ जुड़े रहना, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे उस बैंक में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका जो टैक्स रिकॉर्ड है वो मे बी बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी जो EMI की आपने डिपॉजिट की है उस सब को बैंक देखता है, रेगुलेटरी देखता है। तो यहाँ पर आपको खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं और अच्छा रेट मिल सकता है, तो इसमें आपको शॉपिंग करते रहना चाहिए। इंश्योर एंड यूज, देखिए एंड यूज जो जिस पर्पज के लिए जो लोन दिया गया है उसी पर्पज के लिए लोन लेना चाहिए, उसको डाइवर्ट नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 10% बैंक देगा या 8% बैंक से लेकर उसको 24% या 20% पे मार्केट में हम उसको कर्ज के रूप में किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होगा और हो सकता है आपका वहाँ पैसा भी डूब जाए और आप बहुत ही फाइनेंशियल कर्ज में आ सकते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि बैंक से पैसा मिल जाए, बैंक पैसे को, जैसे पर्सनल लोन में तो कोई पर्पज खास होता नहीं है, तो उस पैसे को आगे लोन पे दे दिया, तो इस किस्म की टेंशन नहीं ली जानी है। तो टेक ए, अगला पॉइंट है टेक ए टर्म इंश्योरेंस प्लान। देखिए आजकल इंश्योरेंस कंपनियां कई एक प्लान आपको देती हैं, जैसे मेट लाइफ है या कुछ एक और कंपनियां हैं। तो ये तभी लें अगर आपको लगता है कि मेरा जो लोन का रिपेमेंट है वो लंबा चलेगा, लॉन्ग टेन्योर है, तभी लें। शॉर्ट टेन्योर में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है
कि इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है, बोरोवर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी विल पे द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ द ड्यूज। तो ये आप लॉन्ग टर्म के केस में लें, और इसके आपने सभी प्रो एंड कॉन्स पता करके ही लें कि कितना अमाउंट मुझे किस किस सिचुएशन में मिलेगा। तो ये सब जानकारी आपको लेनी है। टू नो अबाउट ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये लास्ट में है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाते हैं एग्रीमेंट एक्सेट्रा और उनके नेक्चर, उन सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। तो अगर आप इस हिसाब से इन 6 पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हुए अगर लोन लेते हैं, तो आप खर्चा भी बचा पाएंगे, फाइल चार्जेस भी बचा पाएंगे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, और आपको कोई मेंटल टेंशन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, आपको हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समय समय पर नए नए नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप इसको शेयर, लाइक करें, बेल आइकन तक पुश करें, और अगर आपने पहली बार ये देखा है तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे क्या होगा, मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए एक से एक अच्छा और शॉर्टकट मेथड लेके आऊँगा जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। So have a nice day. Thank you. Have a good health.